चैप्टर 6 है नगर। नगर का व्यापारियों से किस तरीके से संबंध रहा है। और शिल्पीजन यानी जो लोग हैं कच्चे माल से कोई भी औजार या बर्तन वगैरह बनाते हैं उसको हम शिल्पीजन के नाम से जानते हैं। तो नगर व्यापारी और शिल्पीजन के बारे में हम देखते हैं। अब इसमें देखें हम एक क्या हुआ है बात। जैसे ये एक जगह है, जैसे काबुल है, पुष्कर है, अजमेर है, वृंदावन है, यहाँ पर शिल्पीजन हमें मिलेंगे। तो ये पूरा हमारा मध्य भारत के बारे में बताया गया है। दक्षिणी भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र यहाँ पर बताए गए हैं कि व्यापार कहाँ कहाँ पर था और जो शिल्पकारी उत्पादन होता था वो कहाँ कहाँ पर होता था। जैसे कि काबुल हो गया, पुष्कर, वृंदावन, अजमेर, ये गंगा और यमुना नदी है यहाँ पर आकर के मिलती हैं। इधर मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, इधर अहमदाबाद गुजरात की साइड है, सोमनाथ मंदिर यहाँ पर है, सूरत है, मुंबई, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, यहाँ पर कृष्णा नदी है। और नीचे आते हैं हम्पी, कमालपुरम, स्वामीमलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुवन्नमलाई, उरेयूर है, तंजावुर है, मदुरै है, इधर कावेरी नदी भी है। तो ये वो जगह है जहाँ पर व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र भारत में माने जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वहाँ पर एक मंदिर नगर था, या फिर वो नगर है वो प्रशासनिक केंद्र था, या फिर जो नगर जो उसने देखा है वो वाणिज्यिक शहर था, या फिर एक पतन नगर था, या किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः हम देखते हैं कि कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर थे और मंदिर नगर होने के साथ साथ में वाणिज्यिक कार्यकलाप और शिल्प उत्पादन के भी यहाँ पर केंद्र भी माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रशासनिक केंद्र किस तरीके से थे, प्रशासनिक केंद्र, तो प्रशासनिक केंद्र की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक केंद्र में हम देखें कि चोल वंश के बारे में हमने पढ़ा था पहले। अपनी कल्पना के घोड़े की बात करें, यानी कि चोल राजाओं की राजधानी जो थी वो थी तंजावुर, जो कि 1000 वर्ष पहले था। उसकी यात्रा पर अगर हम चलते हैं तो क्या है, वर्ष में 12, अगर हम महीनों की बात करें, वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास में बहती थी। कौन से नगर के पास में बहती थी? तंजावुर जो नगर था, तंजावुर नगर के पास में यहाँ पर वर्ष में 12 महीने बहने वाली एक कावेरी नदी है। ये तंजावुर सुंदर नगर के पास में बहती थी। और यहाँ पर राजा राजराज चोल के द्वारा निर्मित राजराजेश्वरी मंदिर की घंटियाँ भी यहाँ पर बजती है और सुनाई देती हैं। लोग नगर का वास्तुकार कौन था? तंजावुर का नगर का वास्तुकार था कुंजर मल्यन। तो लोग हैं नगर के वास्तुकार कुंजर मल्यन, राजराज और पेरुत्तचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्तीर्ण किया और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। तो इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और यहीं से वे अपने अधीनस्थ के लिए आदेश यहाँ पर जारी करते थे। और नगर में अगर बात करें सैन्य शिविर भी यहाँ पर बने हुए थे। तो आपके मत में आप बात करते हैं कि आपके मत में लोग तंजावुर की एक महान नगर क्यों मानते हैं, उसकी क्या कारण है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, वहाँ पर विविधता थी और विशाल मंदिर थे, मंडप भी बने हुए थे, तो उनकी वजह से यहाँ पर विशाल नगर माना जाता है। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ था जहाँ पर अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी।
तंजावुर उसके निकटवर्ती नगर है। जैसे कि तंजावुर के निकटवर्ती नगर कौन सा है? उरेयूर। उरेयूर के सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र वो तैयार कर रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है? स्वामी मलाई। तो स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ और लंबे और सुंदर घंटा धातु के दीप यहाँ पर बना रहे हैं। कहाँ पर? स्वामी मलाई में। अगर मंदिर नगर और केंद्र हम बात करें, मंदिर नगर व तीर्थ केंद्र की बात करें, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो तंजावुर जो है वो एक मंदिर नगर का ही उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप यहाँ पर प्रस्तुत करती है। नगरीकरण के नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे और वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते हों। तीर्थयात्रियों और पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोल्लाभ यानी कि पर्व के उत्सव पर मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थियों में दान दक्षिणा यहाँ पर दिया जाता था। जो भी मंदिर के दर्शन के लिए आता था उसको दान दक्षिणा यहाँ पर दिया जाता था। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक की अगर हम बात करें, लुप्त मोम तकनीक क्या है? जैसे कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे के मेल से बनती है। तो घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर चोरकालीन कांस्य मूर्ति है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है और इस प्रवृत्ति के अंतर्गत सबसे पहले क्या करते हैं? मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। इसे चिकनी पट्टी से पूरी तरह लेप करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब वह पूरी तरह सूख जाती है तो उसे गर्म किया जाता है और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना करके उस रास्ते के, या फिर हम कह सकते हैं कि सूखने के बाद उसको हम छोड़ देंगे और जब पूरी तरीके से सूख जाएगी, गर्म कर किया जाता है तो उस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा हम क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं और छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम है बाहर निकल जाता है और फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते में पिघली हुई धातु भर दी जाती है और जब इस धातु ठंडी होकर के ठोस हो जाती है तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है, जिससे निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता है। तो आपके विचार में यहाँ पर प्राविधिक के प्रयोग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्णा को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है, वो कांस्य मूर्ति यहाँ पर बताई गई है। तो ये कृष्णा को कालिया का वध करते हुए यहाँ इस मूर्ति में दिखाया गया है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे और धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी और मंदिर और उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए और इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ और इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे कि मध्य प्रदेश में बिल्ली स्वामिनी, विल्सा और विदिशा में, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर है। तो तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में हमारे विकसित हो जाते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, तिरुवन्नमलाई है तमिलनाडु जैसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर हमारी बात करें अजमेर की, अजमेर में राजस्थान में अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था अजमेर। आगे चल कर के मुगलों के शासन में यह सूबा मुख्यालय बन गया और यह नगर धार्मिक सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। तो हम बात कर सकते हैं छोटे नगरों का संचालन किस तरीके से होता है, छोटे नगरों को किस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो छोटे नगरों के संचालन की अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी में उत्तर या फिर उपमहाद्वीप 8वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था और संभवतः इसके प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में हुआ करता था।
उसमें से आमतौर पर एक मंडीपिका यानी बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा। यहाँ पर आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे और उसमें ऐसी गालियाँ यहाँ पर ऐसी गालियाँ थी जहाँ दुकान और बाजार थे उन्हें एक हट यानी बाद में हाट कहा जाने लगा। और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर या शिल्पी जैसे कि कुम्हार, तेलिया, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार और लोहार और पत्थर तोड़ने वाली आदि के अलग अलग बाजार होते हैं। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी है नगर नगर घूम करके क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूरदराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जब ये लोग आते थे नेक्स्ट हम देखें, आमतौर पर कोई भी सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में से या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था, लेकिन सामंती व्यापारी शिल्पकार और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया जाता था। और ऐसे अधिकारों का उल्लेख है अभिलेख में कहीं नहीं किया गया है और आज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, बाजारों में कर की अगर बात करें, बाजारों में किस तरीके से कर लग रहा है, तो यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदरा या मंदिर प्राधिकारियों के द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते हैं, जैसे कि शक्कर, गुड़, रंग, धागा, सुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज यहाँ पर व्यापारियों पर धातु की चीज बेचने वाले और अशावकों तेल, पशुचारा और अनाज के बारे में भी लगाए जाते थे। कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूल जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कोई इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार में होता है, वो हम देख सकते हैं। छोटे और बड़े व्यापारी, छोटे और बड़े व्यापारी में अगर डिफरेंस हम देखें, व्यापारी जो हैं वो कई प्रकार के हुआ करते हैं और उनमें मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़ी खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बना करके एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। और दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिणी भारत में 8वीं से परवर्ती काल में ऐसे अनेक संघ हुए हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध माणिग्राण, माम और नाना देशी में ही थे। ये व्यापार संघ है प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता है। आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों और गांवों के जीवन भर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, नगरों में रहने वाले कारीगरों की हम सूची बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें चेटियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय में भी जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन जाएंगे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुसलमान, बोहरा दोनों समुदाय यहाँ पर शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों पर फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन से व्यापार करते थे। वे इन सब पतनों में कपड़े और मसाले बेचना थे और चीन में व्यापार करते थे और बदले में अफ्रीका से सेना और आदि दांत और दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन के मामले जैसे कि टिन, मिट्टी के नीले बर्तन आदि चांदी यहाँ पर लगवाते थे। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे और लाल सागर के बंदरगाह में जो बेची जाने वाली भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते हैं और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में बेचते हैं। उनसे परिवार में जो व्यापार है बहुत लाभ होता है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु और यहाँ उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं।
और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता है और यह चीज़ें ही यूरोप व्यापारियों को भारत तक खींच लाई है। और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप प्रकार बदला है और बदलाव इसमें हम शीघ्र ही कर पाएंगे। काबुल की बात करते हैं। काबुल जो है वो अपने पहाड़ी और विषम भू दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी की राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। और काबुल और कंधार पर सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी यहाँ पर मुख्य रूप से इसी वर्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो की एक सौदागर में, जो कि बैप्टिस्ट टैवर्नियर के अनुमान लगाया गया है, काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का था, जो उस दिन में उस बड़ी रकम समझी जाती थी। काबुल के मेवे से खजूर, गलीचे, रेशमी और ताज़े फल ऊँटों पर लाद दिए गए और ये उपमहाद्वीप वाले अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम की बिक्री के लिए भी यहाँ पर लगाए जाते थे। नगरों में अगर शिल्प की बात करें, नगरों में शिल्प से क्या होगा? हाँ, वीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम है वीदरी यहाँ पर पड़ गया है। पंचाल यानी विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसर और लोहार, राजमित्र और बढ़ई यहाँ पर शामिल थे। और मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक है कि इनके अलावा राजमहल, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार सालियार या फिर केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गया था और वे मंदिरों का भारी दान दक्षिणा किया करते थे। और वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ कार्य, जैसे कि कपास को साफ करना, बदलते हुए भाग की बात करें, कई शताब्दियों में लंबे समय में अहमदाबाद जैसे बड़े नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। जैसे कि तंजावुर कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से जुड़ गया था। और इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथ नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्रों में उभरा था। 1704 में बंगाल की खाड़ी जो बंगाल की राजधानी बन गया था, लेकिन इसी माह के दौरान उनका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड में मिलों को बंद करके आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में न टिक सके। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक के बारे में बात करें। हम्पी की वास्तुकला सौंदर्य है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है और यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। और हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि जिस तरह और उस नगर की किलेबंदी है उच्च कोटि की थी। किले के निर्माण, दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर रख दिया गया। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हम्पी के आते हुए टूटी हुई दीवारों की बुर्जों का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। एक किलाबंद नगर की बात करें, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का एक वर्णन किया है। गांव से आने वाले लोग हैं, गोवा से आने वाले जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसाया था, जो दीवार और बुर्जों से सुरक्षित था। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना था, जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके भीतर कई इति से जवाब आए हैं और भवनों के अत्यंत सुंदर करतारे हैं, जिसकी छपें सपाट होती थी। नेक्स्ट हम देखें, हम्पी की वास्तुकला है विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब, गुंबद थे। यहाँ के स्थलों वाले कई विशाल कक्षा थे, इसमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। यहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, इसमें कमल और टोड़ों की आकृतियों वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी एक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुमायमान यहाँ पर रहता था। और इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूर हो यानी कि मुसलमान सौदागरों और सामूहिक रूप से प्रयुक्त रूप से चुंदियों
देवदासियां विरूपाक्ष शिव के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा यानी राजा और प्रतिजनों के समक्ष नृत्य किया करते हैं। और जो जाता है उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा क्या करता था, जहां राजा है अनेक अतिथियों का स्वागत करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वही विरासत होकर के राजा नृत्य उपहार लिया करता था, वही विराजमान होकर के राजा नृत्य, संगीत और मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1665 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार जैसे वाणिज्य केंद्र की बात करें कि ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा या बेचा जाता है। अब सूरत है, ये पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो सूरत मुगल काल में केवे आज की खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरज और मुझ की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना करते हैं। और सूरत एक सर्वदलीय नगर है। अगर सूरत की बात करें, सूरत एक सर्वदलीय नगर है जहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। 17वीं शताब्दी में जहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे, अंग्रेज इतिहासकार ऑविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त का भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले हुए देखे जा सकते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक, फुटकर कीमतों पर बेचती थी और सूरत के वस्त्र उनके अपने सुनहरे गोटा करानियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना दिए और भव्य भवन और असंख्यक मनोरंजन स्थल थे। और सूरत में यहाँ पर काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत ने हजारों साल की हड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में कहारा है और इराक में बसरा और बेल्जियम में एटपट के बाजारों में मान्यता प्राप्त है। तो हुंडी क्या है? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करने की जमा की गई राशि की प्राप्ति संकेत है। किंतु 17वीं और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। तो उसके कारण थे मुगल सम्राट के पतन का कारण बाजारों में या उत्पादन की शक्ति, पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र मार्गों पर चित्रीकरण और मुंबई, वर्तमान में मुंबई से अच्छी प्रतिस्पर्धा रहा जहाँ 1664 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय स्थित एक और आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती अगर हम बात करें, जोखिम भरा दौर माना जाता है मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि जब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन है और मछलीपट्टनम का किला मछलीपट्टनम का जो किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब मछुआरों का एक गरीब परिवार की बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त व्यापारी भी यहाँ पर किया गया है। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ड ने 1680 ईस्वी में उन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है। यह एक गोलकुंडा का मुख्य पतन था जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी और यहाँ एक छोटा नगर था पर घना बसा हुआ, बिना किसी चारदीवारी के, खराब तरीके से बना हुआ, नहीं अच्छी तरीके से स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चल करके यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ पर तट आते रहते हैं और उनके लिए निवास की व्यवस्था करना पड़ता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया, जिससे वहाँ का व्यापार है पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। और विभिन्न समूह हैं जैसे कि गोलकुंडा और कुलीनबर्ग फारसी सौदागर, तेलुगु कॉमिटी चौकिया और यूरोपीय व्यापारियों के नगर में
जैसे कि घनी आबादी वाला या समुद्रशाली बना दिया गया हो। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ाई तो उनके प्रतिद्वंदी सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि श्रमिक सौदागर था, हॉलैंड वासी और अंग्रेजों को आपस में भिड़ना शुरू कर दिया और 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कई यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई थी। कंपनी की नई नीतियों के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ यहाँ पर बनाए रखे, बल्कि इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि कंपनी के नए केंद्र एक नए साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी मुंबई वर्तमान मुंबई, कोलकाता वर्तमान कोलकाता तो मद्रास के लिए चले तो मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा है। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया है और आज तक एक जीर्ण शीर्ण से जीवन जी रहा है। नए नगर और व्यापारी की अगर हम बात करें, नए नगर और व्यापारी है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश और यहाँ पर व्यापारी उपदेशकों ने मामले और अंजब को तलाश करने में उन्हें लगे नहीं, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया जैसे लोगों की जगह लोकप्रिय हो गई थी। अंग्रेज और हॉलैंड वासियों के फ्रांसीसियों को पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनानी चाहिए। प्रारंभ में तो मुल्ला दो प्याजा और यहाँ पर हम बात करें जैसे कि यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासियों, फ्रांसीसियों को पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास में बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्तियों का प्रयोग किया। भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया गया और अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके स्थापित हुआ। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकतर लोगों को कताई बनाई और यहाँ पर भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अत्यधिक यहाँ पर परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता यहाँ पर घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे थे, जिसका अर्थ यह था कि उनके कुछ यूरोपीय एजेंटों ने उनसे प्रार्थना की है और पेंशनी ले ली थी। उन्होंने कपड़ा बनना, बुनकरों को अपना कपड़ा बनना के लिए नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्पी और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन और जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा किए गए नगरों में स्थित होता है, तो यहाँ पर ब्लैक यानी देशी व्यापारियों और शिल्पकारों ने ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया, और जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार काठियों में अपना। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में शिल्पकलाओं और वाणिज्य की कहानियाँ हैं, वो हम आगे देखेंगे। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करें, उन्होंने भारत की खोज किस तरीके की थी। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजन और मसाले प्राप्त करने के लिए इच्छा से प्रेरित है। जैसे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल करके हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा की पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा और वह 1498 में कालीकत पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिम्बटन लौट गया। और इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज है वो नष्ट हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54% ही जीवित बचे। और इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजा गया था वह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। इसके बाद यहाँ पर अंग्रेज, हॉलैंड वासी तथा फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम या सुपरिणाम मिला है, जिसकी क्रिया किसी को आशा नहीं थी, और एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस में
भारत यहाँ पर क्रिस्टो कोलंबस भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करने की पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह परिश्रम की ओर से भी एग्जिट कर जाएगा। परंतु हम बात करें कि 1942 में वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी श्रुति के साथ पड़ा है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे हैं और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया है और अक्सर उन प्रदेशों को पहले वाली बस्तियों को नष्ट यहाँ पर कर दिया गया है।